हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 के एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि कोई भी अगर हमारी कंट्री के अंदर कहीं पे भी किसी भी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, स्टेट या स्टेट के बीच में हो जाए, ठीक है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो जाए, उसके बाद सिटीजन्स का आपस में हो जाए, ठीक है, कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे या वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? हमारा जुडिशियल सिस्टम या जुडिशरी। अब यहाँ पे आता है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक तरह की सीरीज़ है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की एंड इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें आपकी पुलिस आ जाएगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आ जाएंगे, डिफेंस लॉयर्स आ जाएंगे, कोर्ट आ जाएगी, ठीक है, आपके जेल्स आ जाएंगे, प्रिजन्स आ जाएंगे। तो ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अब इसका मेन गोल क्या है? तो इसका मेन गोल है कि जो भी हमारे ऑफेंडर्स होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको हेल्प करना ताकि वो अपने अंदर बदलाव ला सके, चेंज ला सकें, ठीक है, और अपने आप को ग्रो कर सके। उसके बाद इनका क्या काम होता है? प्रिवेंट अदर क्राइम्स, यानी कि दूसरे कोई भी जुर्म को होने से रोकने के लिए उसके ऊपर ये प्रिवेंशन लगाती है। मतलब कोई लॉ पास कर दिया या पनिशमेंट रख दी, कोई भी मतलब किसी भी तरीके से ये क्या करती है, ऐसे इनका ये काम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि कोई भी लोग जो है वो क्राइम को कमिट ना करे, उसके ऊपर प्रिवेंशन लगाने का काम जो है वो इनका होता है। और साथ ही साथ में जो विक्टिम्स होते हैं ना, विक्टिम्स वो लोग होते हैं जो भी किसी भी चीज़ किसी भी कारण से या किसी भी दुख से पीड़ित हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको विक्टिम बोला जाता है। तो ये जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, ये विक्टिम्स को सपोर्ट भी करता है, उनको न्याय देके, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है? हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आता है। अब ये क्या है, इसको हमने समझना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने देखा होगा व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ, जब हम देखते हैं कि कोई कानून को उल्लंघना कर रहा है तो हम जो है इमिडिएटली ये सोचते हैं कि हम पुलिस को क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। और आपने कई बार देखा भी होगा, या तो रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ में, कि पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट को फाइल करते हैं और पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस। ठीक है, जो पुलिस ने ये रोल प्ले किया है, कौन सा रोल? पर्सन को अरेस्ट करने में। तो हम इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पुलिस ही है जो एक पर्सन के गिल्टी होने पे या ना होने पर मतलब डिसाइड करती है, यानी कि जो पुलिस पर्सन को अरेस्ट करती है, ठीक है, ऐसे नहीं किसी को भी अरेस्ट करती, जिसने क्राइम किया होता है उसी को अरेस्ट करती है। तो क्या मतलब कई बार हम ये भी सोचते हैं कि शायद पुलिस ही है जो वो सज़ा सुना देती है कि इस पर्सन ने ये काम किया, इसने किसी को मारा तो हम इसको फांसी दे देंगे, इसने कुछ नहीं किया तो इसको छोड़ देंगे। तो मतलब कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ये जो काम होता है ना, सिर्फ पुलिस का काम होता है पर्सन को अरेस्ट करना, और जो भी एक्यूज्ड होगा या जिसने काम मतलब गलत किया होगा या जो मुजरिम होगा, वो उस मुजरिम को सज़ा जो है सुनाई जाएगी किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, यानी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनके द्वारा जो है वो एक्यूज को सज़ा सुनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हर एक इंडिविजुअल जो है चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। जिसको भी जुर्म में किसी भी जुर्म में जो है वो पकड़ा जाएगा तो उसको एक फेयर ट्रायल जो है, यानी कि उसके उस केस के में उसको मतलब सही सुनवाई जो है वो सुनाई जाएगी। फिर यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, क्या आपको पता है फेयर ट्रायल क्या होता है? आपको कभी आपने एफआईआर के बारे में सुना है? और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? क्या आप जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में ही एक फ़िक्शनल केस जो है वो बताया हुआ है। फ़िक्शनल केस आप बोल सकते हैं कोई भी मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानी सी ऐसी सुनाई हुई है एक चोरी की, उस कहानी से, उस केस से मतलब जो रोल है ना डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, उनका रोल बताया हुआ है उस कहानी के थ्रू। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो उसी तरह के होते हैं, इसीलिए ये केस भी आपको एक फ़िक्शनल केस की तरह बताया है ताकि आप लोग जो है वो इंटर रिलेट कर सकें चीज़ों को। Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasion should arise, you are aware of the processes that should be followed. कहने का ये मतलब है कि ये जो भी आपको फिक्शनल केस यहाँ पे बताया हुआ है ना, इस केस में अलग अलग पर्सन का, अलग अलग इंडिविजुअल का क्या रोल है, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या रोल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि कभी अगर रियलिटी में उस तरह की घटना जो है वो आपके सामने अगर हो जाती है या आपको देखने को मिलती है, तो आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको बताई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर से। तो यहाँ पे ना आपको एक डेट मेंशन करी हुई है 8/7/2006, ठीक है, ये आपको डेट मेंशन करी हुई है। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। क्या बताया हुआ है यहाँ पे आपको
मुंबई में मिसिस शिंदे का अपार्टमेंट है, वो अपने मतलब अपार्टमेंट में अपने घर में तैयार हो रही हैं और वो क्या कर रही हैं, अपनी गोल्ड की चेन ढूंढ रही हैं पिछले 1 घंटे से। और वो खुद ब खुद मतलब अपने आप से बातें कर रही है कि मैंने जो चेन थी वो इसी ड्रॉर में रखी थी, वो अब कहाँ चली गई है। देन उसके बाद जो है, शांति हैब्रम हैज़ बिन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट ईयर्स। पिछले 3 सालों से शांति हैब्रम जो है वो उनके घर में क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। आगे क्या बोला है, शांति वो बोल रही है, कौन, ये आपकी जो मिसिस शिंदे है ना, वो शांति को बोल रही हैं कि क्या तुमने अब चोरी करना भी शुरू कर दिया है, क्या तुमने तुम्हें मतलब मेरी गोल्ड चेन भी चुरा ली है। ब्रिंग योर ट्रंक, ट्रंक का मतलब हो गया बक्सा, तुम अपना बक्सा लेके आओ, मैं उसकी तलाशी लूंगी। अगर तुमने मेरी चेन चोरी की हुई है तो मुझे वापस दे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। देन जो है शांति जो है वो बोल रही है कि मैम मैंने चोरी नहीं की है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो मिसिस शिंदे के हस्बैंड है मिस्टर शिंदे, वो बोल रहा है कि जल्दी करो, हम जो है वो लेट हो रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, वो किसी वेडिंग में जा रहे थे। देन मिसिस शिंदे जो है वो मिस्टर शिंदे को बोल रही है कि मुझे मेरी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, मैंने उसको यहाँ ड्रॉर में ही रखा था लेकिन वहाँ पे नहीं है, और मुझे ये शक है कि शांति जो है उसने उसको चोरी कर लिया है। शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। क्यों वो ऐसे उस पर शक क्यों कर रही है, क्योंकि वो बोल रही है कि वो जब मेरे रूम में जाती है सफाई करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगाती है। मिस्टर शिंदे जो है वो क्या कर रहे थे, शांति का ट्रंक जो है उसको चेक करते हैं, उसको सर्च करते हैं, और उनको उसके ट्रंक में से 10,000 का एनवलप मिलता है। और वो शांति पे चिल्लाने लगते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने क्या किया है, वो चेन को, गोल्ड चेन को, मिसिस शिंदे की गोल्ड चेन को बेचकर क्या किया है, ये पैसे लिए हैं। फिर उसके बाद जो शांति है वो बोलती है, साहब मेरे भाई ने और मैंने जो है वो पिछले 1 साल से हम इस पैसे को सेव कर रहे हैं। हमने क्यों सेव कर रहे हैं, ताकि हम गाँव में अपने गाँव जाकर एक बैल जो है वो खरीद लें, और मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। देन उसके बाद मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके सब इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पे एक एफआईआर जो है, ठीक है, एफआईआर जो है क्या है, एफआईआर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को यहाँ पे फाइल करवाने आया हूँ। देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस, मेरे घर में चोरी होगी और मेरी मेड जो है, मेरी नौकरानी जो है, उसने क्या किया है, मेरी वाइफ के नेकलेस जो है उसने चोरी कर लिया है। देन सब इंस्पेक्टर राव जो थे वो मिस्टर शिंदे का क्या करते हैं, एफआईआर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये एफआईआर जो है वो लिख रहे हैं। आगे क्या है, मिस्टर शिंदे जो है वो अपने साथ मतलब सब इंस्पेक्टर राव को भी अपने साथ लेके आते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसिस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। वो बोलते हैं उनके घर जाके, किसके सामने, शांति के सामने, वो बोलते हैं कि मैंने स्टेटमेंट लिख ली है इस चोरी के बारे में, मिस्टर शिंदे एंड मिसिस शिंदे ने जो मेरे को बताई थी। लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। फिर क्या बोला जा रहा है कि मैं क्या करूँगा, उस एनवेलप को सीज कर दूंगा, सील कर लूँगा जिसमें मनी थी, और मैं क्या करूँगा, उसको अपने साथ ले जाऊँगा सबूत के तौर पे, और मैं शांति को अरेस्ट कर लूँगा और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा। शांति जो है वो बोलती है कि सर मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके जाओ, मैंने चेन को चोरी नहीं किया है, मैंने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं। उसके बाद क्या है, 19/7/2006 को क्या होता है, 1 महीने के बाद, ठीक है, लगभग 1 महीने के बाद क्या हो रहा है, देखिए 8/6/2006 में ये केस फाइल होता है, और 19/7/6 में, ठीक है, सॉरी 18/6/2006 में ये केस फाइल हुआ था। लेट मी चेक, नो सॉरी 18/7/2006 में ये केस उन्होंने फाइल किया। फिर उसके अगले ही दिन, ठीक है, 19/7/2006 में क्या होता है, सुशील जो कि शांति का भाई था, वो आता है कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में, और वो एसआई राव के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि शांति को छोड़ दो। देन उसके बाद जो एसआई था, सब इंस्पेक्टर जो है राव, वो क्या बोलते हैं, एसआई राव जो थे वो बोलते हैं कि शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन। उसने शांति को इसलिए पकड़ा है क्योंकि शांति ने गोल्ड की चेन चुराई है। तुम कोर्ट में जाओ और एक बेल ऑर्डर लेके आओ। बेल ऑर्डर अगर उसको कोर्ट से मिल जाता तो शांति को रिहाई मिल जाती है। फिर वो बोलता है कि बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा एक लॉयर को हायर करने के लिए, एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा, यू हैव टेकन ऑल ऑफ अवर सेविंग्स एंड सेल्ड इट। और वो बोल रहा है कि कौन, ये जो था ये उसका भाई सुशील, किसका, शांति का भाई जो है वो पुलिस को बोल रहा है, सब इंस्पेक्टर को बोल रहा है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा लॉयर को हायर करने के लिए, और उसके लिए खड़ा भी कौन होगा, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे तो उसके लिए लड़ेगा कौन केस, और आपने तो हमारी सारी की सारी सेविंग्स जो है वो सील कर ली है।
देन उसके बाद क्या है, जो एसआई राव थे उसने सुशील को क्या किया, पुलिस स्टेशन में 2 दिनों के लिए रख लिया और उन्होंने उसको मारा, गाली की। किसने गाली दी? एसआई राव ने। और उन्होंने बोला कि पुलिस कांस्टेबल्स और एसआई राव ने उसको गाली गलौज करी और मारा। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस। वो मतलब कोशिश कर रहे थे और वो उनकी ये मर्जी थी कि वो सुशील को क्या करे, मना लें कि उसकी और उसकी बहन शांति जो है वो एक गैंग चलाती है और वो क्या करती है, लोगों के घर में जाके काम करते हैं और वहां से जाके क्या करती है, पैसे या ज्वेलरी जो है वो दूसरे घरों से जाके चोरी करते हैं। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड। और क्यों इस ऐसे कर रहे थे? क्योंकि शिंदे का जो नेबरहुड था ना, मिस्टर शिंदे का जो पड़ोस था, वहाँ पे ऐसी चोरियों की मतलब और भी बातें सुनने को मिल रही थी कि चोरी हो रही है, ज्वेलरी जो है वो चोरी हो रही है। इसलिए एसआई जो थे, सब इंस्पेक्टर राव जो थे, वो चाहते थे कि सुशील और शांति जो है वो क्या कर रहे हैं, मान ले कि वो चोरी की एक गैंग मतलब एक गैंग चलाते हैं और वो लोगों के घर से ज्वेलरीज जो है वो चोरी करते हैं। लेकिन सुशील जो है वो उसने नहीं माना और वो बोलता रहा कि मैं एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैं फैक्ट्री में एक काम करता हूँ और प्लीज़ मुझे आप यहाँ से जाने दो। और उसको पुलिस जो है वो 2 दिन के बाद जाने देती है। फिर 23/8/2006 में क्या होता है, आल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल। कोर्ट जो थी उसने शांति को बेल तो दे दी 1 महीने के बाद, लेकिन शी वॉज अनएबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000। देखिए, जब भी बेल मिल जाता है ना, तो उसके बाद कुछ पैसा जो है वो आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे उनको 20,000 रुपये देना पड़ रहा था, किसको? शांति को और सुशील को। अब सुशील के पास 20,000 रुपये तो था ही नहीं कि वो शांति को वहाँ पे मतलब पुलिस स्टेशन में देख के उसको क्या करते, रिहा करवा लेते। इसलिए शांति को जेल में ही रहना पड़ा। शी इज़ वेरी ट्रॉमिस्टेड, शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और वो सोच रही थी, परेशान हो रही थी कि उसके साथ क्या होगा। फिर वो क्या बोल रही है कि मेरे साथ क्या होगा, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे इस इलाकों के पीछे कब तक रहना पड़ेगा, बिकॉज मैडम ने मुझे मतलब चोर साबित कर दिया है। एंड द मनी दैट हैव बीन सेविंग आई एवर गेट इट बैक। और जो पैसा मैंने इतने टाइम से सेव करके रखा था, क्या वो मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, इस तरह से ऐसे सोच रही है। फिर क्या था, 14/9/2006 में क्या होता है, जो पुलिस थी उसने एक चार्जशीट जो थी वो फाइल की और मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके दे दी। ठीक है, अब चार्जशीट क्या होता है, तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर पुलिस ऑफिसर जो है ना वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो लिखता है। प्रिजनर के मतलब कैदी के अगेंस्ट जितनी भी डिटेल्स होती है उसको वो एंटर करता है और उसको कोर्ट में जाके क्या करनी होती है, पेश करनी होती है। उसको क्या बोला जाता है, चार्जशीट। ओके, तो क्या था, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो फाइल की, किसने? पुलिस एसआई राव ने चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में दी। उसकी एक कॉपी जो थी, चार्जशीट की एक कॉपी जो थी, शांति को भी दे दी। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर। और शांति ने कोर्ट में बोला कि उसके पास कोई भी वकील नहीं है, जो उसके फाल्स केस में मतलब उसके जो चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया गया था ना, उसको लड़ने के लिए उसके पास कोई वकील भी नहीं है। मैजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने अपॉइंट किया एडवोकेट कमला रॉय को। ठीक है, एडवोकेट कमला राव को उन्होंने अपॉइंट किया शांति का डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे पे शांति को एक डिफेंस लॉयर मिला जिसका नाम था एडवोकेट कमला रॉय। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है ना, उसमें क्या है, हर एक पर्सन को फंडामेंटल राइट दिया जाना चाहिए टू बी डिफेंडेड बाय आर लॉयर, ताकि वो क्या कर सके, लॉयर उसको मिल सके। आर्टिकल 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है कि स्टेट जो है वो किसी भी उस सिटीज़न को जो कि मतलब गरीब है या जिसके पास इतना खर्च पैसा नहीं है कि वो एक लॉयर को हायर कर सके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 39A जो है वो एक स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज डालता है कि स्टेट जो है वो उस सिटीज़न को लॉयर प्रोवाइड करेगी जिसके पास पैसा नहीं है या जो वकील को हायर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब एडवोकेट कमला राय जो है वो शांति से मिलती है कोर्ट में। उसके बाद क्या होता है, उनके बीच में डिस्कशन होती है और वो डिस्कशन क्या रही थी, हेयर आर माई केस पेपर्स। तो शांति उसको बोलती है कि ये मेरे केस पेपर्स हैं। शांति जो है वो एडवोकेट रॉय को बोल रही है कि उन्होंने, मेरे मालिक ने, जहाँ पे मैं काम करती थी, उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया है कि मैंने उनकी गोल्ड की चेन चोरी की है। फिर उसके बाद बोलता है कौन, सुशील बोलता है शांति का भाई, कि उन्होंने 10,000 रुपया शांति के ट्रंक पे देखा और उन्होंने बोला कि शांति ने ये पैसा जो है वो चेन बेच कर लिया है, लेकिन ये मनी जो थी ये हम दोनों ने सेव करके रखी थी। ठीक है, इकट्ठे सेव करके रखी थी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 11/12/2006 में क्या होता है, जब कोर्ट जो थी वो क्या करती है,
एक चार्ज को फ्रेम करती है जिसमें मिशी शिंदे जो थी उसकी गोल्ड चेन को चोरी की होती है, मतलब गोल्ड चेन उनकी चोरी हुई थी, उसके बारे में वो पूरा केस लिखता है और 10,000 रुपया उनको मिलता है। ठीक है, मतलब वो 10,000 रुपया उन्होंने चेन बेचकर क्या किया होता है, खरीदा होता है। और ये सारी चीज़ें किसको मिलती है, मिशी शिंदे को मिलती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक चार्जशीट पर लिखवाई हुई है। देन उसके बाद बोला जाता है आई प्लेड नॉट गिल्टी आई क्लेम ट्रायल, मैं मतलब गलत नहीं हूँ। द ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट बिगिंस, अब ट्रायल जो था वो शुरू हो चुका है यहाँ पे। 8/3/2007 को जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक लॉ ऑफिसर होता है जो कंडक्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे। मतलब ये भी एक सरकारी वकील ही होते हैं जो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही होती है ना सोसाइटी के अंदर, उनको ये लेके चलते हैं। देखिए अब चोरी जो है वो एक पर्सन करेगा, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा, इसलिए ये कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब क्या था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे ना वो कोर्ट में आते हैं इन केस ऑफ द बिहाफ ऑफ स्टेट, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ही प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे एज अ की विटनेस, ये मिसिस एंड मिस्टर शिंदे को एज अ की विटनेस जो था वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर। सो टेल मी मिसिस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं मिसिस शिंदे को कि बताइए कि गोल्ड चेन जो है वो किस तरह से गायब हुई। देन उसके बाद मिसिस शिंदे जो है वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि मैंने ना वो गोल्ड चेन अपने ड्रॉर में रखी थी और शांति ने उसको चोरी कर ली। नो अदर कंसीडर्ड एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम। कहने का मतलब है कि शांति के अलावा मेरे रूम में और कोई भी बाहर का बंदा नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे ने जब शांति का ट्रंक जो है वो मेरे सामने चेक किया तो हम दोनों शॉक हो गए उसके ट्रंक में 10,000 रुपये का एनवलप देख के। शांति ने ये मनी जो है वो मेरी गोल्ड चेन बेचकर क्या की है, खरीदी है, और इसलिए वो क्या है, चोर है। उसके बाद एडवोकेट रॉय जो थे ना वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसी शिंदे को। मतलब वो क्या करते हैं, फिर से उससे किसको, जो एडवोकेट रॉय थी ना जो कि गवर्नमेंट ने शांति को दी हुई थी, ठीक है, कि वो उनका केस लड़ेंगे, डिफेंस लॉयर जो थी वो उनका केस लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मिसिस शिंदे को क्रॉस एग्जामिन किया, फिर से क्वेश्चन पूछा और उन्होंने बोला सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। वो उन्हें बोलती हैं, एडवोकेट रॉय जो है वो ये बोलती हैं कि मतलब बेसिकली ये बात हुई कि तुमने शांति को चेन को चोरी करते हुए नहीं देखा। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जब एडवोकेट रॉय जो क्रॉस एग्जामिन कर रही थी मिसिस शिंदे को, वो उनको ये पूछ रही थी कि क्या तुमने कभी नहीं, मतलब क्या तुमने शांति को चेन को चोरी करते हुए देखा, या फिर तुमने शांति से वो चेन को रिकवर किया। और 3 सालों से शांति तुम्हारे घर पे काम कर रही थी, क्या कभी तुम्हारे घर से कभी कोई चोरी हुई, और तुम उसे हर मंथ में 1,000 रुपये सैलरी भी पे कर रही थी। तो मतलब ये क्वेश्चनिंग उनसे करेगी। उसके बाद 20/4/2007 में एडवोकेट रॉय जो थी उसने एग्जामिन किया सुशील को और उसके एम्प्लॉयर को, यानी कि जहाँ पे सुशील काम कर रहा था ना फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे उनको एज अ डिफेंस विटनेस जो था वो क्या किया, देखा। फिर उसके बाद क्या था, थ्रो देयर टेस्टमोनी शी इज़ एबल टू शो दैट, मतलब इन सब के बीच में भी इनसे भी क्वेश्चनिंग करेगी। और इसके बाद क्वेश्चनिंग करने के बाद ये चीज़ साबित होगी कि 10,000 रुपये जो थे वो शांति के ट्रंक से जो मिले थे वो सुशील और शांति ने की मेहनत की कमाई थे, उसमें उन दोनों का मतलब उन दोनों ने कोई भी चोरी नहीं कर रखी थी। देन उसके बाद जो ये ट्रायल हो रहा था, ये पूरा प्रोसीजर चल रहा था, इसकी कंप्लीशन होने ही वाली थी। सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड, सुशील को ये पता चला कि इंस्पेक्टर शर्मा जो थे उन्होंने वो एक यंग मैन का गैंग जो था वो पकड़ा है, जो क्या करते थे, शिंदे के नेबरहुड से, मिस्टर शिंदे के पड़ोस से क्या करते थे, ज्वेलरीज को चोरी करते थे। मिसिस शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त जो थे वो उस पार्ट का गैंग थे, और मिसिस शिंदे की चेन जो थी वो भी उन्हीं से मिली। सुशील जो थे उसने ये बात एडवोकेट रॉय को भी बताई, और एडवोकेट रॉय ने इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया एज अ डिफेंस विटनेस। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा जो थे उन्होंने कैन यू शो, इंस्पेक्टर शर्मा को बोला कि कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड, क्या आप बता सकते हैं और क्या आप दिखा सकते हैं कि आपने क्या जो था वो मतलब देखा या क्या मतलब फाइंड आउट किया। तो वो बोलता है कि एक चेन जो थी जो कि मिसिस शिंदे ने आइडेंटिफाई कर ली थी, और वो चेन जो थी वो उन गैंग ऑफ बॉय ने क्या करी थी, चोरी की थी। मतलब जो गैंग हमने पकड़ी है ना चोरों की, उन चोरों ने, उन लड़कों ने क्या किया था, मिसिस शिंदे की चेन को चोरी किया था, और उन बॉयज़ ने एडमिट भी कर लिया है कि उन्होंने ही चेन को क्या किया था, चुराया था। फिर 15/7/2007 में क्या होता है, जो जज था उसने अपनी आखिरी सुनवाई मतलब विटनेसेस की गवाही सुनने के बाद उन्होंने अपनी जजमेंट सुनाई। और इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट राय जो थे, इनकी सब बातें सुनने से पहले जज ने क्या किया, शांति को इनोसेंट जो था, मतलब इन सब की बातें सुनने के बाद जज ने उसको, शांति को बोला कि तुम इनोसेंट हो और तुम्हें रिहा कर दिया जाता है। एक्विटेड के बारे में आपको पहले भी बताया था मैंने जुडिशरी वाले चैप्टर में। जब पर्सन क्राइम नहीं किया होता है, जब पर्सन ने, और उसको जो ज्यूडिशरी है वो बोल देती है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद है
शांति, यू आर हेयर बाय एक्यूटेड ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। शांति, तुम्हें जो है वो चोरी की जुर्म से रिहा किया जाता है। पुलिस ने जो तुम्हारा पैसा 10,000 रुपया तुमसे लेके सील किया हुआ था, मेरी रिटन जजमेंट में तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। और एसआई रॉय जो थे उन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टिगेशन की वो थोड़ी गलत हो गई थी, और जिसकी वजह से तुम्हें कुछ टाइम जो है वो जेल पे टाइम जो है वो निकालना पड़ा। तो ये था उनका फाइनल जजमेंट। यहाँ पे आपकी ये जो फिक्शनल स्टोरी थी ये ख़त्म होती है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ये जो इंसिडेंट आपको यहाँ बताया गया ना, आपने देखा होगा कि इसमें 3 प्लेयर्स जो थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। और वो कौन से थे? एक था आपका पुलिस, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक डिफेंस लॉयर और एक जज। ठीक है, देखिए पुलिस जो है उसने क्या किया था, केस को इन्वेस्टिगेट किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था वो पब्लिक के बिहाफ पे, पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे केस लड़ रहा था। डिफेंस लॉयर क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ। तो देखिए 2 पर्सन है हमारे पास, एक है मिसिस शिंदे, एक है शांति। अब मिसिस शिंदे जो है ना, इसने शांति के खिलाफ क्या किया था, केस लगाया था, एफआईआर दर्ज करवाई थी। ठीक है, अब मिसिस शिंदे जो थी ये तो अमीर थी, ये तो अपने लिए वकील जो है, लॉयर जो है वो तो हायर कर लेगी, लेकिन शांति गरीब थी, इसको लॉयर नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे इसको डिफेंस लॉयर जो था वो क्या किया था, प्रोवाइड किया था। और आर्टिकल 22 जो था आपका, उसमें आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट्स में आपको लॉयर जो है एज अ डिफेंडर के तौर पे दिया जाएगा। और 39A में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की ये ड्यूटी इम्पोज की हुई है कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है, या जो पुअर है, या जिसके पास पैसे नहीं है, या जो डिसेबल है, ठीक है, वो स्टेट का फर्ज बनता है कि वो उस पर्सन को गवर्नमेंट एम्प्लॉय लॉयर जो है वो क्या करे, दे। ठीक है, जज का क्या रोल रहा, जिसने फाइनल जजमेंट दी। तो यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस। आपने क्या किया, हर एक पर्सन का रोल देखा जो कि जिसने अपना अपना केस के अंदर अपना अपना रोल प्ले किया। अब हम इन्हीं रोल्स को क्या करते हैं, ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पुलिस का क्या रोल रहा इन क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है पुलिस का वो ये है कि वो क्या करेगा, जो भी क्राइम मतलब कंप्लेन की गई है जिस भी क्राइम की, उसको इन्वेस्टिगेट करना किसका काम है, पुलिस का काम है। एक इन्वेस्टिगेशन जो है, एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। एक इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जो जांच पड़ताल की जाएगी, उसमें क्या किया जाता है, विटनेस जो होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके गवाह होते हैं, उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, और अलग अलग तरह के सबूत जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो पुलिस है वो क्या करेगी, फिर एक ओपिनियन को फॉर्म करती है। ठीक है, कि मतलब इसके खिलाफ जो है वो सबूत मिल गए हैं, ठीक है, ये 2 पर्सन है, इस पर्सन के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, यही पर्सन जो है वो क्या हो सकता है, मुजरिम हो सकता है। बस एक ओपिनियन बनाया जाता है, जजमेंट नहीं सुनाई जाती है। ठीक है, फिर पुलिस क्या करती है, थिंक करती, इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन। एक्यूज पर्सन वो हो गया जिसके खिलाफ केस लगाया जाएगा, जैसे इसमें शांति थी। पुलिस जो है वो क्या करेगी, एविडेंसेस को कलेक्ट करते टाइम वो करेगी कि ये जो पर्सन है वो गिल्ट हो सकता है, फिर उसके खिलाफ जो है वो चार्जशीट जो है वो कोर्ट में डाली जाती है। फिर एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जॉब जो है, कौन सी जॉब, आपके जो जॉब है किसकी, पुलिस की क्या जॉब थी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जजमेंट सुनाना काम जो था वो किसका था, आपके पुलिस, उसका जज का था। ठीक है, तो क्या बोला गया है, आपको स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पुलिस का जो काम है वो क्या है, पर्सन को गिल्ट और इनोसेंट साबित करना पुलिस का काम नहीं है, कि इस पर्सन ने ये वाला क्राइम किया है या ये बेकसूर है, वो पुलिस का काम नहीं है। वो काम जो है वो जज का है, वो जज डिसाइड करेगा पर्सन जो है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था रूल ऑफ लॉ का, ठीक है, जिसका मतलब है एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड, मतलब हर एक पर्सन जो है वो कानून की नज़र में इक्वल है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द पुलिस, और इसमें पुलिस भी आती है, पुलिस भी जो है वो कानून की नज़र में इक्वल है। देयरफॉर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी केस की विद लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें ह्यूमन जो राइट्स हैं, मानव अधिकार जो है उनकी इज्जत की जाएगी, और लॉ कानून के अकॉर्डिंगली ही जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन होगी वो की जाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने गाइडलाइंस जो है वो पुलिस को दे रखी हैं कि अरेस्ट के टाइम पे जब आप किसी को पकड़ोगे, ठीक है, उसके टाइम पे आपको कौन कौन सी बिहेवियर जो है, एटिकेट जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, जब आप उसको जेल में रखोगे तब आपने कैसे रखना है, और जब आप उससे सवालात करोगे किसी भी केस को लेके, आपने उसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे रखा है। पुलिस जो है वो उसको इतना परमिशन नहीं है कि वो किसी भी
पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, पूछताछ के टाइम पे उसको टॉर्चर करे या फिर मारे या फिर उसको शूट कर दे, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस वालों को इजाज़त नहीं होती। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफेंसेस। मतलब कोई भी तरह का जुर्म अगर वो करेगा ना, ऑफेंसेस का मतलब होता है जुर्म, क्राइम, ठीक है। किसी भी तरह का अगर वो क्राइम कर रहा है तो पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस पर्सन को अपनी मर्जी से पनिशमेंट जो है वो दे, ठीक है। पनिशमेंट देना काम किसका है? जज का है। और पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है कि हाँ भाई इसने ये वाला काम गलत किया है या नहीं किया है। फिर आगे क्या बोला गया है, जो आर्टिकल 22 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड क्रिमिनल लॉ, आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और जो क्रिमिनल लॉ है वो ये गारंटी देता है कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना, मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे कि क्या है, जैसे एक पर्सन है ना, उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये देख सकता है, वो पूछ सकता है। मतलब वो जैसे एक पुलिस वाला है, ठीक है, ये पुलिस वाला है और ये चोर है या ये कोई भी क्रिमिनल है। अब पुलिस वाला जब इसको पकड़ने के लिए जाएगा ना, इस पर्सन के पास इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके पास इसके अधिकार हैं, ये पुलिस को पूछ सकता है, ठीक है। ये पुलिस थी और ये क्रिमिनल था। तो जब पुलिस इसको क्रिमिनल को पकड़ने जाएगी तो ये जो क्रिमिनल है ना, ये पुलिस को पूछेगा कि भाई आप मुझे क्यों पकड़ने आ रहे हो। इसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो ये पुलिस के सामने बोल सकता है। अब वो क्या क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। पहला इसका क्या था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। सबसे पहला अधिकार उसका ये है कि जब उसको पुलिस पकड़ने जाएगी तो वो पुलिस को पूछ सकता है कि भाई मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है, ऐसा क्या क्राइम कर दिया है जो आप मुझे पकड़ रहे हो या अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा क्या था, 24 घंटों के अंदर अंदर उसको जज के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। किसको? जो वो एक्यूज्ड होगा, ठीक है, जो वो क्रिमिनल होगा। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। जब वो कस्टडी में होगा ना, तो उसको, जब वो उसको अरेस्ट किया होगा या फिर कस्टडी में होगा, तो उसके साथ ना ही गलत व्यवहार किया जाएगा, ना ही उसको टॉर्चर किया जाएगा। ये उस क्रिमिनल का, उस एक्यूज्ड पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है। उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो भी कन्फेशन, जो भी उसने मतलब माना होगा या जो भी स्वीकार किया होगा, उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा एक्यूज के अगेंस्ट। एक्यूज यानी कि क्रिमिनल ही होगा, जिसके, क्रिमिनल इन द सेंस क्रिमिनल भी नहीं बोल सकते हैं उसको, उसको आप बोल सकते हो जिसके खिलाफ केस लगाया गया है, ठीक है। तो जो भी वो कन्फेशन, जिस भी चीज़ को वो मानेगा ना पुलिस कस्टडी के अंदर, उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। एविडेंसेस वही होंगे जो कानून के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। फिर उसके बाद 15 साल का बॉय हो या वुमेन हो, ठीक है, कोई भी एज की वुमेन हो या 15 साल का लड़का हो, उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए। अगर ऐसा होता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर जो है वो ले डाउन किए हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट? पुलिस के अगेंस्ट, ताकि जब वो क्या करेगी, अरेस्ट करेगी, डिटेंशन करेगी, इंटेरोगेशन करेगी किसी भी पर्सन की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली गई हैं और उसको डी के बासु गाइडलाइंस बोला गया है, ठीक है। वो क्या है अभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिशियल जो हैं, जो अरेस्ट करेंगे या इंटेरोगेशन करेंगे, वो क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। उनको अपनी डेजिग्नेशन वगैरह, नेम्स हो गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कपड़े, यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहनी होगी वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स की, जो भी अरेस्ट या इंटेरोगेशन करेगा। उसके बाद एक मेमो, मेमो मतलब एक पेज सा होगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी होंगी। कि क्या लिखा होगा, जैसे कि टाइम ऑफ अरेस्ट, टाइम ऑफ अरेस्ट मतलब उसको अरेस्ट कब किया गया था, शुड इंक्लूड डेट जो थी वो अरेस्ट की, वो लिखी होगी। और इट शुड आल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। और उसमें क्या होगा, उस मेमो में एक विटनेस जो है, गवाह जो है वो भी होना चाहिए। वो चाहे फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो कोई उसका फ्रेंड हो, ठीक है। मतलब जब एक इस पर्सन को ना अरेस्ट किया गया है, इस पर्सन को जब अरेस्ट किया गया है तो एक मेमो बनाया जाएगा। इस मेमो के ऊपर टाइम लिखा होगा, डेट लिखा होगा, इस पर्सन के फैमिली मेंबर हो गया या कोई भी विटनेस जो देख रहा है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, उसके सिग्नेचर जो है वो उस मेमो के ऊपर लिए जाएंगे, ठीक है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर। और उसके बाद जो अरेस्ट किया गया पर्सन होगा ना, ये इस बी पर्सन को अरेस्ट किया गया था, तो इस पर्सन के भी मेमो के ऊपर साइन जो है वो करवाए जाएंगे। उसके बाद द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है या उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को या अपने किसी जानने पहचानने वाले को बताएगा कि भाई मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद एक फ्रेंड या रिलेटिव जो कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर है या बाहर रहता है या कहीं पे भी रहता है, ठीक है, प्लेस ऑफ अरेस्ट, वो बताएगा कि मेरे को इस टाइम पे अरेस्ट किया गया है या पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है, ठीक है, मैं इसकी कस्टडी में हूँ। 8 से 12 घंटे के अंदर के बाद उसको, वो अपने उस रिलेटिव को, पुलिस को उसके उस रिलेटिव को जो कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर है बताना पड़ेगा कि हमने आपके इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया है और ये पर्सन जो है वो इस समय पे इस जगह पे अरेस्टेड है या कस्टडी में है हमारी,
ठीक है, इस समय इस जगह पे हमने इसको अरेस्ट किया था और टाइम ये था। ये सारे के सारे काम किसके होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर जो है वो पुलिस या फिर उसकी अदर एजेंसीज को दिए हैं कि जब भी एक अक्यूज को आप अरेस्ट करोगे, डिटेन करोगे, इंटेरोगेट करोगे किसी भी पर्सन को, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।